मेरे प्यारे बच्चों, आपका सहयोगी सत्यम वत्स आज फिर आपके साथ क्लास 10th के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि कोई भी ऐसा बच्चा जो कि एकदम से जीरो लेवल पे अभी है, वो यदि चाहता है कि मेटल एंड नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट को हम हीरो लेवल तक पहुंच जाएं, तो उसी के लिए ये पूरा वीडियो है। आते हैं हम लोग बिना किसी देरी किए हुए अपने नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आपको कहना चाहूँगा कि शिक्षा भविष्य का वो पासपोर्ट है, शिक्षा भविष्य का वह पासपोर्ट है जिसे आज आप उसको लेने की तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी कर रहा है कल भविष्य में उसी के पास ये पासपोर्ट होगा। एजुकेशन इज अ पासपोर्ट टू द फ्यूचर एंड इट विल only belongs to those who is prepared to get it for today, जो उसको प्राप्त करने के लिए आज मेहनत कर रहे हैं, खुद को आज प्रिपेयर कर रहे हैं। ये शिक्षा रूपी पासपोर्ट, भविष्य का ये जो पासपोर्ट है, ये आपको तभी मिलेगा जब आप उसको लेने के लिए आज मेहनत कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी लाइन के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के ऊपर हमको बात करना है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे जो आप टैप लगाते हैं अपने घरों में, उस तरीके का कुछ आपको दिख रहा होगा जो कि मेटल का बना हुआ है, और ये कोल है, पहचान ही गए होंगे। अभी हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि किस प्रकार का कोल कितना ज़्यादा आपको बर्निंग हीट वगैरह देता है। ये सारी चीज़ें आप शायद 8th क्लास में पढ़े होंगे। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ABLP ये कोल के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा इसको। A फॉर एंथ्रासाइट, B फॉर बिटुमिनस, L फॉर लिग्नाइट एंड P फॉर पिट। ठीक है, तो दीज आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल, और जिस ऑर्डर में मैंने बताया है इसी ऑर्डर में इसको याद भी रखें। आइए इंट्रो पार्ट में हम आपको बताएंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल कहाँ, कितना और किस जगह पे मौजूद है। यानी कि सबसे पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। मेरे प्यारे बच्चों, पीरियोडिक टेबल का ज़्यादातर हिस्सा मेटल का बना हुआ है। As you all know, inside the periodic table right now there are 118 elements, and out of 118 approx 96, कुछ लोग 97 लेते हैं इसको, are metals। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे मेटल्स की संख्या है। नाउ कम टू द मेटलॉइड्स। तो कुछ लोग इसको 6 कंसिडर करते हैं, कुछ लोग 7 करते हैं। दीज आर मेटलॉइड्स एंड रिमेन्स आर नॉन मेटल। इसके अलावा जो आपका बच गया वो सारे क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स हैं। अगर आप मोटा मोटी लगा के देखोगे तो 102 आ रहा है, यानी कि 16 आपका जो है वो नॉन मेटल, 16 आर नॉन मेटल्स। सो दीज आर द नॉन मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन योर पीरियोडिक टेबल आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। नाउ कम टू द पॉइंट, कहाँ कहाँ पे मेटल है। आप पीरियोडिक टेबल में देखते होंगे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो भी पूरा मेटल है। किस तरीके का मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है एस ब्लॉक का। फिर आप देखते होंगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक भी मेटल है, मॉडरेट से भी थोड़ा कम। फिर आप देखते होंगे एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी आपका मेटल है, कुछ तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और लास्ट में जो आपका पी ब्लॉक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स मेटल है
a few are metals, ठीक है। बाकी 16 जो नॉन मेटल मैंने बोला वो भी इसी ब्लॉक में है, और जो मैंने आपके मेटलॉइड्स की चर्चा करी वो भी इसी ब्लॉक में है। इज इट क्लियर? मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटलॉइड्स are those kind of element which have both properties of metal and non-metal. तो जब आप मेटलॉइड्स की बात करते हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप ऐसे समझो कि सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है आपका सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज अ काइंड ऑफ, क्या हुआ? सिलिकॉन इज अ काइंड ऑफ मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में आप जब आप देखते होंगे तो देखते होंगे एक जिगजैग करके एक पी ब्लॉक में बना हुआ होगा, वो जिगजैग वाला सारा एलिमेंट जो है वो आपका मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आता है। गैलियम मेटलॉइड्स। तो इस तरीके से आप देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आपको समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कहाँ कहाँ पे, एस ब्लॉक में भी है, पी ब्लॉक में भी, डी और एफ ब्लॉक, और एस ब्लॉक तो पूरा का पूरा मेटल है। एस ब्लॉक में कौन, एक नॉन मेटल बता दीजिए जो कि आपका नॉन मेटल है। एस ब्लॉक का उस एलिमेंट का नाम बताइए जो नॉन मेटल है, एस ब्लॉक में है लेकिन वो किसी ग्रुप में फॉल नहीं करता है, याद रखिएगा इस बात को। एस ब्लॉक का वो एलिमेंट है लेकिन किसी ग्रुप में फॉल नहीं करता है। और दूसरी बात एक याद रखिए कि जो फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का उसको आप कहते हैं अल्कली मेटल, जो सेकेंड ग्रुप है उसको आप कहते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और जो डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट है उसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। जो एफ ब्लॉक का है उसको आप बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। इसी तरीके से नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। 8th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। यदि हम मेटल की बात करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई? सबसे पहले मेटल की हम बात करेंगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो आता है कि हार्ड इन नेचर, बहुत ही हार्ड होता है। क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं, जो इसके एटम्स हैं वो कॉम्पैक्ट तरीके से पैक्ड हैं, इसलिए इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हार्ड इन नेचर है। एक्सेप्शन की बात करेंगे हम यदि, तो सोडियम एक्सेप्शन है। आप बहुत आसानी से इसको चाकू से काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है सोडियम की। दूसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि इसका डेंसिटी भी हाई होता है। चौथा, सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का क्या मतलब है? इट प्रोड्यूस साउंड, इट प्रोड्यूस साउंड। नेक्स्ट, और क्या होगा इसके अंदर में सोनोरस के अलावा? डक्टाइल। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास में डक्टाइल के बाद? मेलिएबल। मेलिएबल। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट यू नीड टू नो। अच्छा, हार्ड इन नेचर में एक और चीज होगा कि जो मरकरी है आपका, आपको मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है और मेलिएबल का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है। डक्टाइल का मतलब है
कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, और मेलिएबल का मतलब है कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेट 1 सेकेंड, अभी हम लोग नॉन मेटल पे चर्चा नहीं किए हैं। नॉन मेटल में अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सा बात ये कर लेंगे हम लोग, एक मिनट। ओके, तो डक्टाइल का मतलब हो गया, बता दिए। और अभी आपको नॉन मेटल के ऊपर बात कर लेते हैं। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल पे क्या बात करेंगे? नॉन मेटल पे जब हम बात करेंगे तो नॉन मेटल पे हम लोग देखते हैं कि इसका डेंसिटी लो होता है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। नेक्स्ट, सोनोरस नहीं होता है। अगर आप इसको बीट करेंगे तो ये कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस इफ यू हैमरिंग। स्मॉल पीसेस। नाउ come to the next slide. Chemical properties of metal and non-metal. क्या है ये chemical properties of metal and non-metal? आपको chemical properties इसलिए पढ़ाया गया 10वीं क्लास में ताकि आप इस बात को समझ सकें कि रिएक्टिविटी सीरीज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे पॉसिबल हो पाया। और अगर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे तो काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से एनसीईआरटी बुक में भी इस चीज़ को दिया हुआ है। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो है मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल यदि होता है तो बहुत वाइग्रसली, बहुत ही फास्ट रिएक्शन के साथ मेटल जो है वो एयर में बर्न्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाते हैं तो वो खुद ब खुद बर्निंग स्टार्ट कर देता है। नाउ सी द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, potassium. These are those metals which are quickly combined with the oxygen and catches fire. इसलिए ये रीजन है कि इन दोनों को आप केरोसिन या फिर वैक्स में स्टोर करते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये आपको प्रोड्यूस करेगा Na2O या फिर K2O। और ये कर क्या रहा है? ये बर्निंग कर रहा है। ये बर्निंग प्रोडक्ट जो आपका है वो तभी फॉर्म होगा जब ये जलेगा। ओके, नाउ कम, अब हम कैसे कैसे रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर रीच कर रहे हैं इसको आप समझिए। रिएक्टिविटी सीरीज, तो आपने क्या देखा कि ये दो ऐसे मेटल हैं जो काफी क्विकली बर्न्ट हो रहे हैं। कुछ और भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो यानी कि हमको ये पता चला कि सबसे जो भी मेटल है
खास करके सबसे फास्ट, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? अल्कली वाले मेटल है, और दोनों अल्कली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये दोनों एस ब्लॉक का मेटल है। अल्कली मेटल एस ब्लॉक का कौन सा? फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, दोनों के दोनों, यानी ये दोनों सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, तभी तो इतना फास्ट रिएक्शन शो कर रहा है एयर के साथ। इसके अलावा जब हमने ये देखा कि कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या कर रहा है कि ये सब जब जल रहा है तो इन दोनों से थोड़ा लेस रिएक्टिव है। कैसे हम ये बात कह सकते हैं? क्योंकि वो फायर को उतना जल्दी कैच नहीं कर रहा है, और इस आधार पे हम ये समझ जाते हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स इन दोनों से के जितना रिएक्टिव नहीं है। वैसे ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करेगा और आपको MgO देगा, कैल्शियम भी आपको CaO देगा, लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये तो फिर भी फ्लेम के साथ आता है। डेजलिंग फ्लेम, फर्स्ट चैप्टर याद कीजिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला। डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, ठीक है, वाइट डेजलिंग फ्लेम। इसमें इसका फॉर्मेशन में कोई फ्लेम वगैरह नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा मेटल जो बहुत बिग अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता हो, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो वाला प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि इन चारों में आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन और सबसे ज़्यादा अगर आप एनर्जी प्रोड्यूस की बात करेंगे, बर्निंग की बात करेंगे, तो सोडियम और पोटेशियम कर रहा है। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, और उसके बाद इन दोनों में कौन है ये अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है। मेरे प्यारे बच्चों, तो अब ये बात हम कैसे पता लगाएंगे? हमको ये पता चल गया कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, देन व्हाट? देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। नाउ लेट अस कम कि हम ये बात कैसे पता करेंगे भाई कि कौन सा इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव है? क्या आप इसमें से तो पता नहीं करेंगे, लगभग लगभग दोनों का लाइट एंड हीट एनर्जी भी सेम प्रोड्यूस होगा, और दोनों लगभग एक ही रेट के जैसा रिएक्ट भी करेंगे। इसी के लिए हम अगला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। नाउ कम, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहां पढ़ रहे हैं, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। अब यहां पे जब आप देखते हैं कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, या फिर पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, इस चीज को आपको समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो यहां पे आपको ये मिलता है कि भाई सोडियम, सॉरी, यानी कि ये यहाँ पे NaOH बना रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। ठीक वैसे ये KOH बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो सर ये आप क्यों पढ़ाए हमको? इससे क्या पता चलेगा? मेरे प्यारे बच्चों, दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, और दो टेस्ट ट्यूब में, वेट 1 सेकेंड, दोनों का साइज सेम है लगभग,
समझ लीजिए। अब इसमें हमने क्या किया है, दोनों के ही अंदर में हमने वाटर फिल कर दिया है, वाटर फिल किया है, सॉरी, दोनों के अंदर वाटर फिल किया, और एक के अंदर हमने सोडियम को डाला और एक के अंदर हमने पोटेशियम को डाला। आपको शायद नजर आ रहा होगा कि नहीं, वेट 1 सेकेंड। ठीक है, एक को हमने सोडियम डाला, एक में हमने पोटेशियम डाला। अब यहां से जैसे ही पानी के अंदर में सोडियम और पोटेशियम आएगा, जैसे ही पानी के अंदर में सोडियम और पोटेशियम आएगा, सॉरी, ओके, तो यहां से हाइड्रोजन गैस का बबल्स निकलेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर्टी इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस का बबल निकलेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट अ सोडियम मेटल and a potassium metal, in out of both of these, which one is more reactive? By the help of reaction of metal with water. So which one is more reactive? वो वाला टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर में हमारा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के बबल्स क्रिएट होंगे, दैट वन इज मोर रिएक्टिव। सो पोटेशियम में आप क्या देखेंगे कि H2 गैस का अमाउंट ज्यादा है, ये बिगर अमाउंट में फॉर्म किया, और सोडियम के अंदर आप देखेंगे कि H2 गैस का फॉर्मेशन थोड़ा छोटा है, किसके कंपैरिजन में, सोडियम, ये पोटेशियम के कंपैरिजन में। सो now we can conclude that potassium is much more reactive than sodium. ये दोनों तो फंडा हमारा क्लियर हो गया। Now let us come magnesium and calcium. मैग्नीशियम, देखो तो ये फोन कर रहे हैं शिवम, ले लो। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अब इन दोनों में कौन रिएक्टिव होगा? देखिए, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे भी हम लोग वाटर का प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे हम लोग यहाँ पे वाटर का प्रोडक्शन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होगा MgOH का होल 2, ये हो जाएगा CaOH का होल 2। इसी को आप बोलते हैं लाइम वाटर, या फिर इसी को आप बोलते हो स्लैग्ड लाइम। ओके, स्लैग्ड लाइम, SLACKED, स्लैग्ड लाइम। और ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसी को आप बोलते हो एंटा एसिड, एंटा एसिड। ओके, अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं आपको कि ये सब जितना भी मेटल के ऑक्साइड्स क्रिएट हो रहे हैं, दीज ऑल हैविंग बेसिक इन नेचर। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाए थे, वहाँ पे भी मैंने ये चर्चा किया था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, रेदर देन दिस नॉन मेटल्स आर क्या होंगे, ये एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस O2, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक इन नेचर। बट एक्सेप्शन क्या याद रखना है बेटा आपको? एक्सेप्शन आपको ये याद रखने हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं
जो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है, जैसे कि क्या याद रखने हैं आपको, जैसे कि पहले तो एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड प्लस बेस दोनों के जैसा बिहेव करता हो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे मेटल में यदि बात करें तो आपका आ गया एल्यूमिनियम, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक Al2O3, ZnO, these are amphoteric oxide. So मेरे प्यारे बच्चों, these are amphoteric oxide because these oxides behave as acid and base both. Now let us come. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इन दोनों में जिसका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के बबल्स क्रिएट हुए वो ज्यादा रिएक्टिव कहलाया, यानी कि पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव देन सोडियम। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम का रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा होगा ये कैसे पता करें, ये तो अभी नहीं हो पाया क्लियर हमारा। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी चीज को पता करने के लिए हम थोड़ा और इनहेंस तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने, अब यहाँ तो हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कि हम कुछ चर्चा कर सकें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस केस में एक दूसरा चीज, पहले तो एक रेट है ही, सिंपल सा चीज है, लेकिन एक दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज से हमारे पास ये भी आइडिया क्लियर हो जाएगा कि विच वन इज मोर रिएक्टिव इन बिटवीन देम। नाउ लेट अस कम। अगला जो आता है वो है आपका बेटा कि मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। अभी हमारे पास क्लियर क्या क्या हो रखा है कि पहले पोटेशियम आएगा तब सोडियम आएगा। अभी तक हमारा ये क्लियर नहीं हुआ है कि पहले कैल्शियम आएगा कि पहले मैग्नीशियम आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी भी मेटल को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ जब भी आप रिएक्ट करते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है, और साथ ही साथ इस सॉल्ट के मिलने के अलावा आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यदि किसी मेटल को आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड कह दीजिए, एलिमेंट नहीं सॉरी, and it reduces itself to oxidize hydrogen gas and converts into water. It reduces itself to convert hydrogen gas into water. लेकिन एक एक्सेप्शन और याद रखिए कि अगर यहीं पे मेटल आ गया मैग्नीशियम या फिर मेटल आ गया मैंगनीज, अगर इसका रिएक्शन आप HNO3 के साथ करवा रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो उस केस में आपको वापस से सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये एक्सेप्शन को याद रखिए। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि जब आप किसी मेटल को इस तरीके से आप रिएक्शन करते हैं तो साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे भी आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस थोड़ा बहुत प्रोड्यूस होगा। तो वो हाइड्रोजन गैस में जो खास करके अगर आप बात करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी नाउ लेट अस कम, एक ठीक है, नहीं ठीक है, ओके। तो मेटल का रिएक्शन हो गया वाटर के साथ, नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, तो हम उसके ऊपर चर्चा अभी नहीं करेंगे। नाउ कम टू द जिस पे बात कर रहे थे। सो
जब हम लोग बात करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सोडियम का रिएक्शन हमने करवाया HCl के साथ, डाइल्यूट HCl है ये, तो ये दे दिया NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक वैसे ही मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने करवाया H2SO4 के साथ, तो ये दे दिया MgSO4 प्लस, इसको मैंने सॉरी वेट 1 सेकेंड, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस किया। नाउ लेट अस कम नेक्स्ट, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैग्नीशियम के अलावा यदि आप कैल्शियम का रिएक्शन करवाते हैं, तो कैल्शियम का भी रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब वापस से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रहा है। इसी केस में जो सॉल्यूशन आपका होगा वहाँ पे ये कैल्शियम वाला सॉल्ट फ्लोट करता है। ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो रिलीज होता है ये इसके सरफेस पे जा कर के स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, जिसके कारण इस सॉल्यूशन में फ्लोट करेगा, ये ऊपर ऊपर तैरेगा। एनीवे, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे? वापस से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, आसानी से हम पता लगा सकते हैं। जिसका हाइड्रोजन गैस ज़्यादा निकला है भैया वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सिंपल सा बात है। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव भी है और ज़्यादा हाइड्रोजन गैस भी, यानी एनर्जी भी ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है और ये ज़्यादा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहा है। तो कैल्शियम को हम यहाँ रख दिए, ओके। उसके बाद कौन आ गया? मैग्नीशियम आ गया। अगर यहाँ पे हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम जो है वो जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दोनों से थोड़ा कम ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो उसके बाद हमने एल्यूमिनियम को डाल दिया। यानी यहाँ से ये दोनों हो गए मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम भी, इसको भी आप यानी हाईली रिएक्टिव की श्रेणी में रख सकते हैं। उसके बाद जो आएगा वो देख लीजिए, ये सारे जो हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव है। इसका पता कैसे चलेगा ये समझ लीजिए आगे। मॉडरेट रिएक्टिव, और ये सारे लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। अब इनका भी अगर आप जो प्रोडक्शन होगा एसिड के साथ, अगर आप इसका रिएक्शन दिखाएंगे तो इसी हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन के आधार पे आप देख पाएंगे कि एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन लेड से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ के बाद जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना बंद कर देगा। तब आप कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये वो मेटल्स हैं जो जनरली पानी के साथ भी उतना ज़्यादा रिएक्शन शो नहीं करेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, यस, ये जो है मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। हर मेटल अलग अलग तरीके के वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे जो आपका हाईली रिएक्टिव वाला मेटल है, ये दोनों कूल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे बहुत आसानी से। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी कर जाएगा कोल्ड वाटर के साथ। लेकिन इसके बाद ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सबको चाहिए हॉट वाटर, और आयरन को तो चाहिए स्टीम पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब पीबी के बाद जो है ये सब वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम नहीं। तो इसलिए वैसे भी वाटर वाले से भी ये क्लियर हो रहा है कि कौन किसके बाद ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है। लेकिन ये चीज़ का ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हमको कहाँ मिला? मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मे आई होप यू विल कंसिडर योर एनर्जी, योर एफर्ट, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक समझा होगा। नाउ लेट अस कम, वेट 1 सेकेंड, एक चीज़ और जो मुझे यहाँ बतानी है कि अब इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
क्योंकि ये तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये आप कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इसका पता करने के लिए आप क्या करेंगे कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल के प्रॉपर्टीज को हम कैसे जानेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसको पता करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, कौन कौन था याद कीजिए जरा, कौन कौन से मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव थे? कॉपर, मरकरी, Ag, Au, यही सारे थे। इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम ये पता करने के लिए कि कौन किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि मेटल का रिएक्शन करवा देंगे नॉन मेटल के साथ। मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल। वैसे ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही था, लेकिन थोड़ा देखिए कैसे इसका पता लगाएंगे हम कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जैसे कि कॉपर है, और कौन है भैया? Hg है, और कौन है? Ag है या Au है। इन सब का रिएक्शन हम देखेंगे कि वाटर के साथ तो नहीं हुआ, एसिड के साथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि किसी की भी क्षमता नहीं है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके, तो भी नहीं पता चला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉपर मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव है, या फिर मरकरी सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, या फिर सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको जानने के लिए हम एक नया ब्रांच पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी हम इसकी बात करते हैं। इस मेटलर्जी में हम ये देखेंगे कि कौन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कॉपर और मरकरी जो है वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो जितना फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर पा रहा है, सिल्वर भी नहीं करता है, कभी कभी ये कर जाता है, लेकिन मूलतः ये सल्फर के साथ कंबाइन होता है। गोल्ड जो है वो फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इससे हमको ये पता चला कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? Au है। नाउ लेट अस कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। बहुत ही छोटा बात करेंगे यहाँ पे, इसलिए करेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का आपको पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप देख सकते हैं, ये तो है कि मेटलर्जी से हम पता करेंगे कि कौन फ्री है कौन फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। इससे एक और चीज़ याद कीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को मेटल एंड नॉन मेटल में क्या लिखा हुआ है कि मेटल रिएक्ट्स विथ सॉल्यूशन ऑफ या सॉल्ट ऑफ अदर मेटल, सॉल्ट ऑफ अदर मेटल भी कह सकते हैं। इससे भी आप लिस्ट रिएक्टिव वाले मेटल के सीरीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कॉपर का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, मान लीजिए कि AgNO3 के साथ, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये बना देगा कॉपर नाइट्रेट, प्लस में आपका सिल्वर अलग हो जाएगा। लेकिन यदि आप Ag का रिएक्शन करवाइए कॉपर नाइट्रेट के साथ, तो ये रिएक्शन काउज नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। इसी तरीके से इन चारों का केमिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया गया। यानी किसके द्वारा फाइंड आउट किया गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। ओके, सो नाउ लेट अस कम
कि जब आप सारे प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ लिया, सब कुछ जान लिए, तो अब बारी आती है कि जब मेटल को हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल को जब आप नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है आयोनिक कंपाउंड, जिसको कि आप सॉल्ट कहते हैं। एक सेकेंड और थोड़ा कुछ देख लीजिए, हम कुछ यहाँ बताना चाह रहे थे एसिड वाले में। एक याद रखिएगा, एक चीज़ बड़ा कॉमन पूछा जाता है कभी कभी, रॉयल वाटर क्या है, या इसी का एक दूसरा नाम भी है। रॉयल वाटर को हम लोग हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं, अम्लराज। एक और चीज़ जान लीजिए इसको, अम्लराज के अलावा भी एक और इसका नाम है रॉयल वाटर का, अभी मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, तो एक्वारीजिया। एक्वारीजिया ये होता क्या है जान लीजिए, ये एक मिक्सचर है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किस रेशो में? HNO3 का रेशो 1 रहेगा और HCl का रेशो 3 रहेगा। इसमें आप गोल्ड जैसे मेटल को डायरेक्ट डालिएगा तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, बाद में आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड जैसे मेटल को अगर आप इस सॉल्यूशन में डालिएगा तो तुरंत उसको सॉल्युबल कर लेता है। तो HNO3 का 1 पार्ट, यानी HNO3 1 लीटर तो HCl 3 लीटर होगा, और उसके द्वारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है दैट इज एक्वारीजिया। नाउ लेट अस कम वन मोर थिंग दैट आई वांट टू कन्वे, कि नॉन मेटल का जो रिएक्शन होगा, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ भी पॉसिबल नहीं है, आपका वाटर के साथ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है वहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल, जिसमें कि आपको सॉल्ट मिल रहा है। इज इट क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो सपोज दैट सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पहले सेल में 2 8 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका होगा 2 8 8 के बाद 7 7। अब आप देख रहे होंगे कि इसको ऑक्टेट पूरा करना है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसका मतलब है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्लोरीन को वो वाला एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास एक नया कंपाउंड बना NaCl। इसी तरीके से ये कंपाउंड कहलाया आयोनिक कंपाउंड, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दोनों के बीच में, इसको आप बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। यानी कि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, तो उसको आप कहेंगे आयोनिक बॉन्ड, और इससे जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को नाम देंगे आप आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि एक और देख लीजिए MgCl, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो ये हो गया 2 8 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, अभी आपको मालूम था, 2 8 7। आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको तो चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन ना, तो ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा 2 क्लोरीन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इसलिए Mg जो है वो जो कंपाउंड बनाएगा यहाँ से वो हो जाएगा MgCl2, क्योंकि इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था ताकि ये अपने आप को ऑक्टेट के प्रॉपर्टी को फॉलो कर सके। तो इसीलिए एक मैग्नीशियम एटम 2 क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन हुआ और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसा सॉल्ट बनाया,
That is the example of ionic compound. Now come to the properties. जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड जनरली हार्ड इन नेचर होता है क्योंकि इसके बीच का स्पेस कम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, सॉलिड स्टेट में जनरली फाउंड करेगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो वाटर में जनरली सॉल्युबल होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि पानी भी पोलर सब्सटेंस है और ये सारे भी पोलर सब्सटेंस है। पोलर उसको कहेंगे जो अपोजिट चार्ज डेवलप कर सके, जैसे Na+Cl- टूटेगा तो Mg+2Cl- का होल 2। तो ये सब अपोजिट आयंस जो डेवलप कर सकता हो वो पोलर कंपाउंड कहलाता है। वाटर को अगर आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H+ और OH-। तो पोलर में पोलर कंपाउंड बड़े आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन पोलर सब्सटेंस कभी नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप इस आयनिक कंपाउंड को केरोसिन में डिजॉल्व करना चाहेंगे या फिर पेट्रोलियम का कोई भी प्रोडक्ट हो उसमें वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी किसके साथ शो करेगा? वाटर के साथ। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो संभवतः सबका ज़्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन में आपका कौन है? NaCl। NaCl का थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बाकी से थोड़ा कम रहता है। नेक्स्ट जो अभी हम बात करेंगे वो है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी वाला चीज को बढ़िया से समझिएगा। कंडक्टिविटी मतलब कि इसमें से करंट पास हो सकता है कि नहीं। तो जब ये एक्वस फॉर्म या फिर मोल्टेन स्टेट उसी को कहते हैं आप में होगा तभी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये एक्वस या मोल्टेन स्टेट में होगा तो ये आयंस के फॉर्म में होगा, ना कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और जितने भी आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा, ये एज ए कंडक्टर के तौर पे बिहेव नहीं करेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यू मस्ट रिमेंबर। नाउ लेट अस कम, जिसका था हमें इंतजार, है ना, मेटलर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही शिद्दत के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। मेटलर्जी कहते किसको है? मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the extraction of metals from earth crust। कभी कभी तो ये मेटल आप समुद्र से भी निकाल सकते हैं, सी वाटर से भी, लेकिन वहां पे ये एलिमेंटल फॉर्म में नहीं होगा, ये जनरली कंपाउंड फॉर्म में रहता है। सी वाटर से भी आप मेटल को निकाल सकते हैं या अदर एलिमेंट्स को। एनीवे, सबसे पहले मेटलर्जी क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। कैसे, हाउ, कैसे करेंगे ये जानने के लिए इसके अलग अलग स्टेप्स के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अब एक एग्जांपल आपको देते हैं। अर्थ क्रस्ट, मान लीजिए कि कहीं पे आपको पता चला कि किसी ग्राउंड में सोना है और आप उसको निकालने के लिए डिगिंग करेंगे, गड्ढा खोदा आपने और इतना डिग करना पड़ा आपको कि उसका कॉस्ट लगभग 3 लाख रुपीस के आसपास आ गया आपके पास, और जो उसमें से सोना निकला वो मात्र जो है 20 ग्राम सोना निकला। तो 20 ग्राम सोने का अगर आज मार्केट वैल्यू लगाइएगा तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आएगा प्योर फॉर्म में। और आप उसको प्योर फॉर्म में लाने में और उसको डिगिंग करने में, गड्ढा खोद के निकालने में, इसमें लगभग आपका 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो क्या उस सोने को निकालना फायदेमंद वाली बात है? आप बताइए जरा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेटलर्जी का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें वो मेटलर्जी का प्रोसेस, एक लाइन हम आपको बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉमर्शियली विएबल हो, कॉमर्शियली विएबल हो और इकोनॉमिकली चिपेबल हो। इकोनॉमिकली चिपेबल हो, तभी आप
उस मेटल को अर्थ में से निकालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, उसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमर्शियली विएबल, इकोनॉमिकली चिपेबल, देन यू विल यूज द मेटलर्जी। नाउ लेट अस कम कि मेटलर्जी में हम कौन कौन से प्रोसेस से गुजरते हैं। सबसे पहले जो ओर्स निकलता है, ओर्स कहते हैं किसको है, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओर्स एंड मिनरल्स। तो अब आप समझिएगा ध्यान से कि अर्थ से जो भी चीजें हमें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मिल रहा है एज ए रिसोर्स के तौर पे, दैट इज मिनरल्स। बट दोज मिनरल्स which helps to extract the metal, that is known as ores। जैसे एल्यूमिनियम निकालना है तो हम बॉक्साइट का प्रयोग करेंगे, कॉपर निकालना है तो हम कॉपर पायराइट ओर्स लेंगे और वहां से कॉपर को सेपरेट करेंगे, मरकरी निकालना है तो हम गैलेना का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अलग अलग मेटल का अलग अलग ओर्स होता है। ओके, तो ओर्स क्या हो गया, ओर्स आर दोज मिनरल्स through which we can extract the metals are known as ores। तो इससे एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सभी मिनरल्स ओर्स हैं? नो, सभी मिनरल्स ओर्स नहीं है, लेकिन सभी ओर्स को आप मिनरल्स की कैटेगरी में रखेंगे। इज इट क्लियर? तो ओर्स क्या है कि वैसा मिनरल्स जिससे आप मेटल को निकाल सकते हैं। अब ओर्स को जब हम निकालते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज रहता है, उसी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग उसको कंसंट्रेट करेंगे और उस इम्प्योरिटीज का नाम दिया गया है गैंग पार्टिकल। तो इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ओर्स का कंसंट्रेशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की जब हम बात करते हैं बेटा, देखो पहले ओर्स को निकाले, ओर्स में इम्प्योरिटीज था, तो पहले कंसंट्रेशन करने से पहले एक और प्रोसेस करेंगे, ग्राइंडिंग। क्योंकि ओर्स जो है वो बड़े बड़े चट्टान के तौर पे होगा, तो उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल पीसेस। ठीक है, स्मॉल पीसेस, तो ये कहलाया ग्राइंडिंग। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अब आपने उसको छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट कर लिया पीस में, अब हम ओर्स को कंसंट्रेट करने वाले हैं। तो देखिए गैंग पार्टिकल क्या हो गया, ओर्स के साथ जो इम्प्योरिटीज जुड़ा हुआ रहता है, बालू, मिट्टी या और भी कुछ अदर सब्सटेंस, उसको हम गैंग पार्टिकल कहेंगे। कंसंट्रेशन के लिए हम लोग अलग अलग मेथड का यूज करते हैं, जैसे, और ये अलग अलग मेथड हम लोग अलग अलग मेटल के ओर्स को निकालने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग से आप ओर्स को कंसंट्रेट कर सकते हैं। क्या होता है, पानी का एक फवारा बह रहा है और ऊपर से आप मेटल के ओर्स को गिराते रहिए, तो उसमें क्या होगा कि जो ओर्स होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे बैठेगा, है ना, ग्रेविटी उसको अटैक करेगा, और जो इम्प्योरिटीज है उसका डेंसिटी मेटल के ओर्स से तो कम होगा, तो वो पानी के फ्लो के साथ बह जाता है। तो क्या हुआ कि जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग पार्टिकल से वो बह गया और जो मेटल का ओर्स है वो नीचे बैठ गया। दैट इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग। सेकेंड है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब मैग्नेटिक सेपरेशन आप उसी का यूज कर सकते हैं जो किसी मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता हो, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो जो मैग्नेटिक अट्रैक्टेड मेटल्स होंगे उसी मेटल्स के ओर्स को आप इससे सेपरेट कर पाएंगे। क्या होगा कि दो व्हील्स हम लोग ले लेंगे और इस पे एक इस तरीके से फीता टाइप का डाल देंगे, है ना, चौड़ा सा बेल्ट है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ओर्स को इससे गिरा रहे हैं, छोटे छोटे ओर्स ये बेल्ट पे आ रहा है। ये आगे वाला जो व्हील है ये मैग्नेटिक व्हील है और ये वाला नॉर्मल किसी चीज का लोहे वगैरह का व्हील है। ये ओर्स चलता हुआ यहाँ तक आएगा, तो देखिए क्या होगा, एक बकेट को हमने यहाँ लगा दिया, एक बकेट को हमने यहाँ डाल दिया और एक दूसरा बकेट हमारा इस जगह पे है। तो जो गैंग पार्टिकल होंगे वो यहीं से इसके अंदर गिरने लगेंगे। तो जो पहले वाले बकेट में जो गिर रहा है वो आपका गैंग पार्टिकल है, और ये जब तक कि मैग्नेटिक व्हील खत्म ना हो जाता है, जैसे मैग्नेटिक व्हील से उसका कांटेक्ट छूटेगा तब जाकर के जो यहाँ जमा होगा यही वाला आपका होगा कंसंट्रेटेड ओर्स, कंसंट्रेटेड ओर्स। तो इसका भी आप इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा एक और प्रोसेस है, उसको आप बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या होता है, एक स्टेबलाइजर होता है, डंडा होता है, उससे हम लोग झाग उठाते हैं। तो झाग जब क्रिएट होता है उसके लिए हम पाइनएप्पल का ऑयल डालते हैं ताकि वो वेटनेस उसका बना रहे, और झाग के साथ साथ क्या होता है, इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर आ जाता है, सॉरी मेटल के ओर्स जो है, चूंकि वेट है, ऑयल उसके सरफेस पे लग गया है तो उसकी डेंसिटी कम हो गई, तो झाग के साथ मेटल का ओर्स ऊपर आ गया, झाग को कलेक्ट कर लिए, और जो इम्प्योरिटीज है गैंग पार्ट के लिए वो नीचे उसी सॉल्यूशन में रह जाता है। तो ये तीसरा प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन का। इससे भी आप सबको नहीं सेपरेट कर सकते हैं, खास करके जिंक और लीड इस तरीके के ओर सेपरेट होते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं कंसंट्रेशन के, यानी कि पहले आप ओट्स को छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट किए, फिर उसको कंसंट्रेट किए। नाउ लेट अस कम, अब कंसंट्रेटेड ओट्स आपके पास आ चुका है। अब कंसंट्रेटेड ओट्स को अब आप क्या करने वाले हैं कि आप इस कंसंट्रेटेड ओट्स को अब कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसके लिए हमको अभी जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो निकाला उसके ऊपर बात करें। रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास आया किसकी मदद से, मेटेलिक प्रॉपर्टीज की मदद से। क्या क्या था, याद करने का ट्रिक बता देते हैं, याद करने का बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। काना कालू, काना कालू, मांगे आलू, ये सारे वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब देखिए आलू दो बार आ रहा है, यानी एल्यूमिनियम किसी किसी कंपाउंड के साथ हाईली रिएक्टिव की तरह बिहेव करता है, किसी किसी के साथ मॉडरेट रिएक्टिव के जैसा भी बिहेव करेगा। काना कालू मांगे आलू, ठीक। अब देखिए क्या आएगा, आलू जरा फीका पकाता है, आलू जरा फीका पकाता है ना, मजेदार ट्रिक, याद हो गया। ये हाईली रिएक्टिव, ये मॉडरेट रिएक्टिव, ठीक है। और इसके बाद देखिए लिस्ट रिएक्टिव भी याद कर देंगे। अब मालिक को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आलू आप फीका पका दिए हैं तो गुस्सा किसको नहीं आएगा, तो वो क्या पूछ रहा है मालिक, कौन है जी, आगे आओ, जो भी आलू पकाया है। हो गया याद, ये है लिस्ट रिएक्टिव, ये है आपका लिस्ट रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव वाला हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, जो मॉडरेट रिएक्टिव वाला है ये भी कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो लिस्ट रिएक्टिव है, जो आपका लिस्ट रिएक्टिव है भाई साहब, तो लिस्ट रिएक्टिव वाले को आप क्या करेंगे, लिस्ट रिएक्टिव वाले फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जब फ्री फॉर्म में है तब तो और आसान है कि नहीं। लेकिन कभी कभी ये कंबाइन में भी होता है, जैसे सिल्वर है तो वो सल्फर के साथ रहेगा, और चाहे वो फ्री फॉर्म में भी हो तो एकदम से प्योर नहीं होता है, फिर भी आपको जो है रिफाइन प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। एनीवे कंसंट्रेटेड ओर्स हो चुका है, अब हम कंसंट्रेटेड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हाईली रिएक्टिव वाले जनरली उनका चाहे वो किसी नॉन मेटल के साथ ही रहते हैं जुड़े हुए, तो वो कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हमको क्या मिल जाता है, प्योर मेटल मिल गया, और इसको फिर हम प्योरीफाई करके एकदम से 100% प्योर कर लेते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव वाले हैं, तो मॉडरेट रिएक्टिव का दो तरीके का और होता है, एक तो वो वाले हैं जो कार्बोनेट के साथ जुड़कर एग्जिस्ट करेंगे या ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरा जो है वो सल्फर के साथ भी हो सकता है। समझिएगा, जो कार्बोनेट के साथ जो है या ऑक्साइड के साथ जो ओर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे Al2O3 इस तरीके का, तो उसके उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है हमको। किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम करेंगे कैल्शिनेशन, इस प्रोसेस के लिए का नाम है कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम करते हैं और हीट स्टार्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी लेस। पूछेगा कि दोनों में क्या फर्क है, तो यही बताना है
कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो सल्फर वाला ओर्स है उसमें हम ऑक्सीजन का सप्लाई मैक्सिमम रखते हैं। यहाँ पे भी हीटिंग होगा, यहाँ पे भी हीटिंग होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई मैक्सिमम रखना है आपको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं। ठीक है, यही अंतर है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग किसके लिए यूज हो रहा है? जो सल्फर वाले ओर्स है। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज हो रहा है? जो कार्बोनेट वाले ओर्स है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होगा, बस इतना ही बात है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास Al2O3 वाला है, ठीक है, या फिर आपका Fe2O3 वाला है, तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को कम रखेंगे और हीट बहुत ज़्यादा देंगे, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके साथ, और भी रहता है Al2O3 डॉट समथिंग कुछ और है बॉक्साइड के रूप में, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रेटेड फॉर्म में या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये अब प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। या आयरन है, इसके साथ और कोई अदर मटेरियल है, तो इसको ऑक्सीजन का कम सप्लाई करके हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्योर फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया कैल्सिनेशन। सल्फर में जैसे CuS है, कॉपर पायराइड जिसको आप कहते हो, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का रिएक्शन करोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा रखना होगा और हीट भी देना होगा, तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सल्फर भी सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ अब जो चौथा पॉइंट हम लोग करेंगे वो होगा रिडक्शन। ठीक है, अच्छा हाँ, लिस्ट रिएक्टिव वाले भी जनरली सल्फर के साथ कंबाइन रहते हैं, ठीक है, तो उनका भी रोस्टिंग ही होगा, याद रखिएगा, लिस्ट रिएक्टिव वाले। तो अब है रिडक्शन। तो रिडक्शन के द्वारा जो मेटल ऑक्साइड है आपका, उसको हम लोग क्या कर चुके हैं, अब मेटल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जो मॉडरेट वाले हैं मेरे प्यारे लल्ला लोग, तो मॉडरेट वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, या जो लिस्ट वाले हैं, जैसे आयरन हो गया, तो आयरन वगैरह के लिए हम लोग क्या करते हैं, या एल्युमिनियम हो गया, तो एल्युमिनियम वगैरह के लिए हम लोग डायरेक्ट कोई मेटल से ही उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा उसको हम रिड्यूस करवा देते हैं। आयरन है, तो आयरन ऑक्साइड को अगर मान लीजिए कि आपको रिड्यूस करवाना है FeO को, तो हम लोग कार्बन का मदद कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया। तो ये यानी कार्बन जो है यहाँ पे ये किसके रूप में यूज हो रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, यानी जो मेटल ऑक्साइड है वो अब प्योर फॉर्म ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अभी भी प्योर फॉर्म नहीं है। अभी भी इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए आपको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन के माध्यम से ये मेटल 100% प्योर हो जाएगा, जिसका कि आपको आवश्यकता थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूर्ण रूप से मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को कवर किया, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश करी है कि मेटल एंड नॉन मेटल के सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए, और आप इसी वीडियो के साथ अभी बने रहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जो कि आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर बेस्ड होगा। और साथ ही साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम वत्स। धन्यवाद।